So hello, namaskar and welcome to the video number 2 for our current quick concept revision series। पहले वाले वीडियो में मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में एक क्वेश्चन उठाया था, डीम्ड रेजिडेंट की बात हमने करी थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिटर्न्स ऑफ इनकम के ऊपर एक समरी करने वाले हैं, क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई एंड सॉल्व दिस वन क्वेश्चन विच आई थिंक आई लाइक्ड which was again in RTP November। पर यहां तक पहुंचने के पहले let us look at concept of returns। Now returns of income, of course we know that return जो हमने भरनी है is towards the end of the year। आप assessment year में रिटर्न भरेंगे, तो आपने जो भी पैसा कमाया during the year you will pay your taxes at the time of filing the return, और इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। हमें पता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या 31st ऑफ जुलाई होगी, या 31st ऑफ अक्टूबर होगी, या 30th ऑफ नवंबर होगी। नाउ बिफोर आई डू दिस, अगर आपको डिटेल्ड रिवीजन करना है उसका सीरीज मेरा अलग है, वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, उसमें हमने 1.5 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट करा, क्वेश्चंस करे। बट इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन। फटाफट अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है टू बी एबल टू डू द क्वेश्चन। ठीक हो गया। नाउ सेल्फ असेसमेंट के समय हम अपना टैक्स खुद निकालेंगे, उसको रिटर्न टैक्स बोला जाएगा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाएगा। अगर आपने रिटर्न लेट करी है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 234A का। अगर आपने एडवांस टैक्स लेट पे करा तो आपको 234B और C का लगेगा। एक आपको फीस लगेगी 234F की, एंड देन इज व्हाट द अमाउंट पेबल इज। इसमें से आपका एडवांस टैक्स जो गया वो लेस करेंगे, आपका टीडीएस कट गया वो लेस करेंगे, टीसीएस कुछ आपने पे करा लेस करेंगे, एंड वी गेट द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर ऑफ सेल्फ असेसमेंट, एंड इसको बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। आपका यहां पर जो टैक्स पे होता है उसको प्रीपेड टैक्स बोला जाता है, विच इज ऑफ कोर्स एडवांस टैक्स, एंड क्या है बेटा? टीडीएस एंड टीसीएस। व्हाई इज इट कॉल्ड प्रीपेड? क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी टू पे आपकी आ रही है रिटर्न के समय। So that is the basic procedure। Now, हमें यह देखना है कि रिटर्न कितने प्रकार की होती है, किसको कंपल्सरी है। So we divide the returns into two main types। One is the original return, the other is the belated return। अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर दी, साल खत्म होने के बाद ये टाइम मिल रहा है आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। कई लोगों का ड्यू डेट 31 जुलाई आता है, कई लोगों का 31 अक्टूबर आता है, एंड कई लोगों का 30 नवंबर आता है। अभी करते हैं किस किस का क्या क्या। A return filed before the due date is called the original return. A return filed after the due date is called a belated return। But remember, ये दोनों रिटर्न्स आप खुद भर रहे हैं, यानी अगर मैं अपने आप रिटर्न भरता हूं तो उसको 139(1) या 139(4) की रिटर्न बोला जाता है। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर ने रिटर्न मांग ली मेरे से, क्या वो मेरे से रिटर्न मांग सकता है? रिटर्न ऑफ इनकम मांग ली, यस, उसके पास पावर है अंडर सेक्शन 142(11)। ये पावर वो सिर्फ ड्यू डेट के बाद यूज कर सकता है, ड्यू डेट से पहले आपको 142(11) का नोटिस नहीं आ सकता। इसके बाद आप अगर खुद रिटर्न भर दो तो 139(4) की हो जाएगी। एओ ने मांग ली रिटर्न तो वो बन जाएगी 142(11) की, और एओ जो रिटर्न मांगता है वो नोटिस भेजेगा और नोटिस में बताएगा कि आप रिटर्न कब तक भर सकते हैं। जो हम खुद रिटर्न लेट भर सकते हैं उसकी लास्ट डेट होती है 31/12/23, यानी 31/12 के बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते। यानी इस पीरियड में अगर आपने खुद रिटर्न भरी तो वो इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन क्या एओ मेरे से इस पीरियड में रिटर्न मांग सकता है? हाँ, मांग सकता है, और अगर उस पीरियड में रिटर्न भरी गई तो वो वैलिड रिटर्न होगी, बट नॉट अंडर 139(4) बट अंडर 142(11). क्या फर्क है सर? 142(11) के कंप्लायंस के अलग रूल्स हैं, उसकी नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी अलग है। 139(4) के अलग रूल्स हैं। प्लस अगर आपने अपनी रिटर्न में कोई गलती खुद देख ली, यानी यू योरसेल्फ कम टू नो ऑफ अ एरर इन योर रिटर्न, देन यू कैन रिवाइज इट बाय फाइलिंग अनदर रिटर्न, दैट इज कॉल्ड अ रिवाइज रिटर्न। बट रिवाइज आप सिर्फ अपनी वाली रिटर्न कर सकते हो, चाहे आपने ड्यू डेट से पहले भरी या ड्यू डेट के बाद भरी। जो एओ ने मांगी रिटर्न उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप गलती उसमें ठीक नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते। So we've come here 142(11). Can a notice under 142(11) be sent before the due date? Answer is no। 139(5) is a revised return। अब यहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम की रिटर्न हम भर रहे हैं। ये हो गया मेरा ओरिजिनल रिटर्न, लक्ष्मण रेखा।
लक्ष्मण रेखा के बाद रिटर्न भरी तो असेसिंग ऑफिसर के पावर शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन इज, क्या लेट रिटर्न भरना मेरा राइट है या मेरा प्रिविलेज है? मेरा प्रिविलेज है। अगर आप रिटर्न नहीं भरते यहां तक तो एक सेक्शन 144 है जिसमें एओ के पास पावर होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो वो आपसे बातचीत करे बगैर आपको एक बार असेसमेंट कर सकता है, और असेसमेंट ऑर्डर एक बार पास हो गया तो उसके बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते। यानी अगर आपके पास टाइम पीरियड है भी तो भी नहीं भर सकते। सो बिलेटेड रिटर्न कब तक भरी जा सकती है? अप टिल 31 दिसंबर 23 और बिफोर द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर 20 सितंबर को उसने आपको ऑर्डर निकाल के दे दिया, भाई तेरे रिटर्न का बहुत इंतजार करा, नहीं आई, ये ले मेरे हिसाब से तेरा इतना टैक्स बनता है क्योंकि मैंने बैंक से तेरी स्टेटमेंट मंगा ली थी, उसके पास पावर होता है, और मैंने तेरी इनकम टैक्स निकाल के तेरे को ऑर्डर थमा दिया। अब तुम बोलो अरे बाबा नहीं, मैं तो अभी रिटर्न भरने ही वाला था, अभी तो टाइम है। वो बोलेगा ना, टाइम तो था तेरे पास यहां तक हक का, उसके बाद तेरे को सहूलियत दिया गया, अगर तेरा असेसमेंट नहीं हुआ, मेरे को तेरे बारे में नहीं पता चला तो भर दे, लेकिन अगर मैंने तेरा ऑर्डर पास कर दिया उसके बाद तेरी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग अ रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट? एक तो इंटरेस्ट लगता है 234A का, बट इंटरेस्ट जो लगता है वो टैक्स पे लगता है इनटू परसेंटेज विच इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले। यानी अगर आपका ड्यू डेट 31 जुलाई है लेकिन आपने 2/9 तक रिटर्न भरी है तो आपने डिले कितना किया? अगस्त एंड सितंबर, तो 2 महीने आएगा। ये 2 दिन भी पूरा मंथ मान दिया जाता है बिकॉज पार्ट ऑफ द मंथ इज कंप्लीट, इज अ टोटल मंथ, बट टैक्स आउटस्टैंडिंग। अब कई बार होता है टैक्स बनता ही नहीं है, मेरा लॉस आ रहा है इसलिए रिटर्न भर रहा हूं मैं। जब टैक्स ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी थी और आपने फिर भी लेट भरी तो इंटरेस्ट शायद नहीं लग रहा है पर फीस लगेगा 234F का। फीस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरी तो आपको 5,000 रुपए की फीस है जो आपको खुद रिटर्न में ऐड करके देनी है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो वो फीस सिर्फ 1,000 रुपए है। ठीक होगी बात? और लॉस रेट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड अगर आपने रिटर्न बिलेटेड भरी या 142(11) की भरी। यानी ड्यू डेट के बाद जितनी रिटर्न है सारी बिलेटेड नहीं है बेटा, बिलेटेड इसको बोलते हैं। या तो वो रिटर्न 139(4) की है या 142(11) की है, पर दोनों में एक नुकसान है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 80 में रिस्ट्रिक्टेड है। हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड और इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। चलिए ना, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न? अब ड्यू डेट जो है कंपनी के लिए हमेशा 31 अक्टूबर है, एंड एनी अदर पर्सन कवर्ड बाय 44AB यानी टैक्स ऑडिट कराना है, यानी आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन की रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। बिजनेस वालों के लिए कई बार ये लिमिट 10 करोड़ की हो जाती है अगर आपके जो रिसीट्स कैश में आई आर लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ योर टोटल रिसीट्स एंड योर एक्सपेंडिचर इन कैश इज लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये लिमिट चली जाती है 10 करोड़ की, पर वो टैक्स ऑडिट के लेक्चर में देखेंगे। अब अगर किसी फर्म को टैक्स ऑडिट कराना है तो उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, नहीं कराना है तो 31 जुलाई है। अगर किसी इंडिविजुअल को टैक्स ऑडिट कराना है, प्लीज रिमेंबर इंडिविजुअल को भी कराना पड़ सकता है क्योंकि उनकी प्रोप्राइटरी कंसर्न भी हो सकती है। अगर किसी पार्टनर है फर्म का, यानी जो पार्टनर होते हैं चाहे वो वर्किंग पार्टनर है चाहे वो नॉन वर्किंग पार्टनर, अगर किसी फर्म को टैक्स ऑडिट कराना है तो वर्किंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर की भी रिटर्न की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी। इन सारे सेक्शंस का एनालिसिस डिटेल्ड रिवीजन वाले में करा है कि अगर एक लॉस है तो रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल रिवीजन में कराए। इफ यू वांट टू डू द डिटेल्ड पार्ट ऑफ इट, एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, प्लीज वॉच द डिटेल्ड रिवीजन वीडियो, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर किसी कंपनी को या किसी और पर्सन को, नॉन कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, HUF एक्सेट्रा, अगर कोई रिपोर्ट भरनी है 92E की विच इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कोई रिपोर्ट जाती है, बिकॉज इफ यू एंटर इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो सीए का रिपोर्ट देना। अब सीए की जहां जरूरत पड़ेगी ऐसी रिपोर्ट की तो सीए को टाइम चाहिए, तो सीए के लिए उन्होंने ड्यू डेट कर दी 30 नवंबर फॉर एनीवन हु इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिपोर्ट अंडर 92E। बाकी जो बच गए उनका ड्यू डेट हो जाएगा 31 जुलाई। फिर मैंने आपको बताया था
पोर्चुगीज में लॉ में क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है तो 50-50% शेयर हो जाता है प्रॉपर्टी का। अब अगर ये किसी फर्म में पार्टनर है हस्बैंड, और फर्म की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, अब इसकी ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगी क्योंकि ये पार्टनर है, पर इसकी जो पार्टनरशिप है शादी के बाद इमीडिएटली 50% इसकी हो जाएगी। तो जब इसको रिटर्न भरनी है, इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई ना हो जाए, तो इसके लिए भी उन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया। कहते स्पाउस ऑफ द पार्टनर गवर्न्ड बाय पोर्चुगीज लॉ विल ऑल्सो बी द सेम ड्यू डेट एज द स्पाउस। जो इसकी ड्यू डेट है वही इसकी ड्यू डेट हो जाएगी ना। एक समरी कर दिया मैंने इन सारे लॉज का। तो अगर हम देखें, कंपनी को रिटर्न भरना कंपल्सरी होता है अंडर 139(1). रिटर्न भरना कंपल्सरी किसको है? कंपनी को कंपल्सरी, फर्म को कंपल्सरी है। फर्म की इनकम हो, लॉस हो, फर्म का कोई निल हो, कंपनी का निल हो, इनको रिटर्न भरनी कंपल्सरी। लेकिन बाकी लोगों को अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ एटीसी टू एटीआई, यानी टोटल इनकम में एटीसी टू एटीयू जोड़ के जीटीआई, एंड बिफोर एग्जेम्पशन अंडर 54F 54G मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब से ज्यादा है तो कंपल्सरी है। तो चलिए इसको एक बार एनालाइज करते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन आपने डिडक्शंस लिए हैं यहां पर लेट से 4 लाख रुपए की, तो आपकी जीटीआई आ रही है 5 लाख रुपए की बिफोर। तो मुझे बताइए, क्या आपको टैक्स देना है? नो, बिकॉज स्लैब से कम है। क्या आपको रिटर्न भरनी है? यस, क्योंकि आपकी जीटीआई इज मोर देन द मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब। ठीक है सर। और अब 2-3 बातें और करेंगे इसी डायग्राम से। ये डिडक्शंस जो होती हैं एटीसी टू एटीयू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक प्रॉफिट बेस्ड होती है बेटा, एक पेमेंट बेस्ड होती है। प्रॉफिट बेस्ड होती है एटीआईए, एटीआईबी, ये सीए फाइनल पे ज्यादा करते हैं। इंटर में पेमेंट बेस्ड आती है, पर इंटर में भी एटीक्यूक्यू भी है, एटीआरआर भी है और एटीजेजेए है। ये प्रॉफिट बेस्ड में आता है। तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे ये 3 याद रखनी है। अब ये 3 डिडक्शन लेने के लिए, यानी प्रॉफिट बेस लेने के लिए, अगर रिटर्न आपकी 139(1) में है तो ही मिलेगी। अगर आपकी रिटर्न 139(4) में है तो मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप पेमेंट बेस्ड डिडक्शन ले रहे हो तो आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले भरी या आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी, मिल जाएगी। यानी अगर आपने 10 लाख का जीटीआई दिखाया और आपने 10 लाख का डिडक्शन ले लिया और आपका टोटल इनकम निल आ रहा है, तो होगा क्या? अगर ये वाली डिडक्शंस ली हैं प्रॉफिट बेस्ड और रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद भरी, तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर यानी एओ आपकी जो डिडक्शंस हैं ये वाली डिसअलाउ करके आपका टैक्स बना देगा और आपको नोटिस आ जाएगा, क्योंकि ये डिडक्शंस ड्यू डेट के बाद नहीं मिलेंगी, इस पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये मतलब होता है। और अगर पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस है एटीसी टू एटीयू, अगर आपने रिटर्न लेट भी भरी है तो भी आपको ये डिडक्शंस मिलती रहेंगी। हाँ, आपको 234F का फीस लग सकता है, अगर इंटरेस्ट टैक्स बन रहा है तो टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। ये बात क्लियर होगी सबको? नाउ एक है 10AA का डिडक्शन। 10AA का डिडक्शन बेटा मिलता है फॉर पीपल इन SEZ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनको उनके प्रॉफिट्स में से 100% डिडक्शन मिलता होता है। फॉर 15 ईयर्स के जो टर्म है उसमें मिलता है, कई बार 50% मिलता है, 100% मिलता है। पर जो भी डिडक्शन आपको 10AA की लेनी है उसके लिए भी आपको रिटर्न 139(1) में भरनी जरूरी है। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी तो आपको ये भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको ये याद रखनी बात है। अब अगर किसी बंदे का कैपिटल गेन्स हुआ, लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 50 लाख का और आपने 54 का एग्जेम्पशन ले लिया 50 लाख का, यानी आपका कैपिटल गेन्स नहीं लाया, आपकी कोई और इनकम नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं, टोटल इनकम भी नहीं ला रहा है। अब आपका टैक्स तो 0 बन ही रहा है, बट क्या आपको रिटर्न भरनी जरूरी है? तो लॉ में क्या लिखा है? अगर टोटल इनकम बिफोर डिडक्शंस ऑफ एटीसी टू एटीयू एंड बिफोर एग्जेम्पशंस एक्सीड्स द मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। तो इस केस में भी रिटर्न भरनी आपको अनिवार्य हो जाएगी। सो इफ टोटल इनकम बिफोर डिडक्शंस एंड बिफोर एग्जेम्पशंस एक्सीड्स द मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब। नाउ कंपनी को क्या टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है? कंपनी का टैक्स ऑडिट तब होगा अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो नहीं करवाना। अब कंपनी को टैक्स ऑडिट करवाना हो या ना करवाना हो, उसकी ड्यू डेट में फर्क नहीं पड़ता, वो 31/10 रहेगी।
कंपनी को हमेशा ई फाइलिंग करना है, कंपनी को हमेशा डिजिटल सिग्नेचर यूज करना है और टैक्स का ई पेमेंट करना है. नाउ ई फाइलिंग इज फाइलिंग द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली. यू कैन आइदर फाइल इट विदाउट अ डिजिटल सिग्नेचर और यूज अ डिजिटल सिग्नेचर. अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर यूज करा तो वो ITR-V का आपको बाद में वेरीफाई नहीं करना होता है, तो वो जो डाउनलोड होता है दैट बिकम्स द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. पर अगर डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं करा तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, फर्म को रिटर्न तो भरना ही भरना है, पर टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, अगेन टर्नओवर बेस्ड है. अगर करवाना है तो फर्म का ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो जाता है, और अगर 31 अक्टूबर हो गया तो ये रूल सेम लगेंगे. सिमिलरली अदर्स, इंडिविजुअल आ गया, HUF आ गया, इनको रिटर्न भरना है नहीं भरना है वो तो ये लॉ है. टैक्स ऑडिट विल डिपेंड अपॉन टर्नओवर ऑफ बिजनेस. ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न भरना है तो टैक्स ऑडिट भी करवाना है. अगेन डिटेल्ड एनालिसिस इन द डिटेल चैप्टर. यहां हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, एज्यूमिंग आपने बाकी सारा डिटेल में कर लिया रिवाइज, बट आपको फटाफट उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है. तो ये 31 अक्टूबर हो जाएगा अगर टैक्स ऑडिट कराना है. अगर टैक्स ऑडिट नहीं कराना है तो 31 जुलाई आता है. मैंने यहां पर आप देखोगे डायग्राम में बनाया हुआ है कि इन लोगों के लिए अगर टैक्स ऑडिट है तो रास्ता अलग चल रहा है, टैक्स ऑडिट नहीं है तो रास्ता अलग चल रहा है. अब अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ई फाइलिंग है, पर डिजिटल सिग्नेचर और ई पेमेंट कंपल्सरी नहीं है. अगर 5 लाख से कम है तो वेल दे कैन फाइल देयर रिटर्न मैन्युअली एज वेल. अब यहां तक हो गया. अब आते हैं स्पेशल केसेस पे. अगर आप रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इफ यू आर अ रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट और आपकी बाहर कोई एसेट है आपके नाम पर, या बाहर किसी बैंक में आपका साइन चलता है, यानी आप रेजिडेंट प्लस OR हो. प्लीज नोट, ये क्लॉज NOR को नहीं लग रहा है, NR को नहीं लग रहा है, सिर्फ OR को लग रहा है. इफ यू हैव एसेट इन योर नेम आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर आपका लंदन में घर है या लंदन में किसी बैंक में आपका दस्तखत चलता है, तो चाहे आपको यहां कवर्ड हो या ना हो, आपको अब रिटर्न भरना कंपल्सरी हो जाएगा इफ यू ओन एन एसेट आउटसाइड इंडिया और हैव अ साइनिंग अथॉरिटी, या बाहर किसी ट्रस्ट में आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, आप बेनिफिशियरी हैं उस ट्रस्ट के, तो भी रिटर्न भरना कंपल्सरी है. इन लोगों को ई फाइल करना जरूरी है, पर डिजिटल सिग्नेचर और ई पेमेंट कंपल्सरी नहीं है. बट प्लीज रिमेंबर, हम ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th पॉइंट पे तब आएंगे जब 1st, 2nd, 3rd में उनको कंपल्सरी नहीं है. अब उन्होंने 2-3 बातें ऐड करी. अगर आप अपने बैंक में पैसा जमा कराते हैं, आप सोचिए एक इंडिविजुअल है जिसका GTI ही 0 है, मतलब वहां पर GTI भी मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब से ज्यादा नहीं है, तभी यहां पर रिटर्न नहीं भरेगा ना. और उसका बैंक में करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर जमा हो रहा है, या सेविंग्स अकाउंट में मोर देन इक्वल टू 50 लाख. अब यहां समझिए क्या बोल रहा है. सेविंग्स अकाउंट में मोर देन इक्वल टू है, करंट में मोर देन 1 करोड़ है. अगर आपका GTI भी मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब से ज्यादा नहीं, तो इतना पैसा बैंक में कैसे जमा करा रहे हो, वो जानना चाहेंगे. तो कहते हैं प्लीज आप रिटर्न भरिए, कंपल्सरी हो गया तुम्हारे लिए. एक बात याद रखो, ये पैसा जो डिपॉजिट हो रहा है किसी भी मोड से हो रहा है, कैश से नहीं बोला उसने, चाहे चेक से जा रहा है, चाहे आपका ऑनलाइन से जा रहा है, चाहे NEFT से आ रहा है आपके बैंक में, जमा हो रहा है पैसा, तो इतने से ज्यादा हो रहा है तो रिटर्न भरिए, बताइए हमें ये पैसा कहां से आ रहा है. खर्चों पे आते हैं. अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर दिया, साल की बात हो रही है, ये सारी लिमिट्स पर एनम है, एग्रीगेट इन द ईयर, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर खर्चा किया, ये प्लीज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू पे ध्यान दीजिएगा, तो भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है. अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अरे यार GTI मिनिमम एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, पर बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा दे रहे हो और फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर ज्यादा खर्चे, तो बताओ जरा यार क्या है. तो दे आर आस्किंग यू टू फाइल योर रिटर्न. ये बिजली का बिल घर का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, और ये फॉरेन ट्रैवल आपने अपने ऊपर, स्पाउस के ऊपर, टिकट्स, बोर्डिंग, लॉजिंग खर्चा किया, अपने बच्चों पे करा, किसी पे भी करा, आपने करा अपने लिए या किसी और के लिए. फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉज ऐड हुआ टर्नओवर वाला. आपको पता है टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर 1 करोड़ की है बिजनेस की और 50 लाख की है प्रोफेशन की, वो अलग है, टैक्स ऑडिट के लिए है. लेकिन रिटर्न भरने के लिए कहते हैं अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न भरिए, टैक्स ऑडिट करवाना हो या ना करवाना हो रिटर्न भरिए. प्रोफेशनल का रिसीट्स अगर 10 लाख से ज्यादा है रिटर्न भरिए. टैक्स ऑडिट का यहां पर केस नहीं आ रहा, सो डोंट कंफ्यूज द टू. वो टैक्स ऑडिट करवाने की लिमिट है, ये रिटर्न भरने की लिमिट है. एंड ऑफ कोर्स ये किस पे लगेंगे बेटा, इंडिविजुअल और HUF पे, क्योंकि फर्म और कंपनी को तो कंपल्सरी है ही है ना, उन पे थोड़ा लग रहा है ये. अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है TDS.
कहते हैं आपका जीटीआई मिनिमम एग्जाम्पशन स्लैब से ज्यादा नहीं है, पर आपका टीडीएस 25,000 या उससे ज्यादा कट रहा है, टीडीएस या टीसीएस। और अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं या वेरी सीनियर सिटीजन हैं तो टीडीएस 50,000 से ज्यादा कट रहा है आपका, तो भी यार रिटर्न भरिए। सो दीज आर द केसेस वेयर द गवर्नमेंट इज आस्किंग द असेसी टू फाइल द रिटर्न। ये हमने सारी बातें कर ली हैं। अब हम चलते हैं, क्या हम वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देखिए, मिस्टर विकास रेजिडेंट इन इंडिया, एज 80 ईयर्स। अब ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट है, 80 ईयर्स है। उसने मुझे नहीं बताया ओआर है या एनओआर है, ये आप दिमाग में रखोगे। सो व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन यू आर थिंकिंग एंड यू आर थिंकिंग वेरी क्लियरली, कामली। मिस्टर विकास, अ रेजिडेंट इन इंडिया, एज 80 ईयर्स, दिमाग में इमेज बताओ, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन है, इज हैविंग अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई। मुंबई देखो भाई, he has let out the house property to ABC Limited, यानी उसका घर है जो उसने ABC Limited को किराए पे दिया। कितने का दिया? 50,000 रुपया पर मंथ किराए पे दिया, फ्रॉम 1/4/21। अब जब भी डेट पढ़ो तुम्हारे दिमाग में साल जाना चाहिए, 21-22। he does not have any other source of income. Is Mr. Vikas required to file his return for assessment year 22-23? if yes, why? अब असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब 21-22 की बात कर रहा है। तो 1/4/21 से किराए पे चढ़ाया, मेरे दिमाग में आ रहा है 12 महीने 6 लाख। अब इसमें से मैं 30% लूंगा भाई, कितना हो गया? 180। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई? 4,20,000। कहता है नो अदर इनकम, यानी जीटीआई भी 4,20,000। मैं एज्यूम कर रहा हूं कोई डिडक्शन नहीं है, तो टोटल इनकम भी 4,20,000। अब मैं 4,20,000 देखूं तो इसका टैक्स तो बनेगा नील, क्योंकि 5 लाख का स्लैब है, 80 साल टैक्स नील है, और स्लैब 5 लाख का है। तो देख के लग रहा है जीटीआई इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब। तो बेटा रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) तो कंपल्सरी नहीं हुआ, पर वो जो नीचे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th पॉइंट थे उस पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। लुक एट द हिडन पॉइंट। गवर्नमेंट कह रही है एबीसी लिमिटेड से आ रहा है। अब आपको पता है एबीसी लिमिटेड से जब रेंट आएगा तो टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194(I) एट द रेट ऑफ 10%, यानी 60,000 रुपया टीडीएस कट के आया हुआ। तो वो आप रिटर्न में 60,000 रुपया लगा के आप रिफंड मांग सकते हैं। चलिए, रिफंड फाइल करने के लिए, रिफंड के लिए तो रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी, पर वो कंपल्सरी नहीं है ना। आप रिफंड ना लेना चाहो तो आप फाइल नहीं करोगे। क्वेश्चन इज इट कंपल्सरी टू फाइल द रिटर्न? यस सर, बिकॉज टीडीएस इज मोर देन और इक्वल टू 50,000, इसलिए रिटर्न भरनी कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। रिफंड ले ना ले ऑप्शनल होता है, शायद वो लेने के लिए भरेगा, वो बात नहीं मैं कर रहा हूं, पर कंपल्सरी है या नहीं है। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एंड दिमाग लगेगा, फोकस रहेगा तो ये क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। So if you like the video, please do write a comment. Tell me if you liked it, और कोई और टॉपिक आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए, प्लीज बताइए। आपको लगा कि इसमें थोड़ा और डिटेल किसी पॉइंट पे चाहिए, वो भी बताइए, एंड आई विल ट्राई एंड गेट इट अक्रॉस टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।